गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्टर्न इंग्लिश क्लासेस। आज दोस्तों आपके लिए हम कक्षा 12 की पोएट्री सेक्शन लेकर के आए हैं। जो क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका जो पोएट्री सेक्शन है उसमें कौन कौन सी पोएम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए, इस बार जो बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है उसके लिए हम आपके लिए इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं। तो देखिए, बात करते हैं कि कौन कौन सी पोएम्स की एक्सप्लेनेशन इस बार एग्जाम में आ सकती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और अगर हमारी चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और आगे देखते हैं। आइए देखो, ये है एचएन इंग्लिश क्लासेज बाय सुरेश सर, इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक्सप्लेन क्वेश्चन आएगा आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये जो आपका स्टेंजा है पहला ही, सच द मून सच द सन द मून द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बून for simple sheep and such are daffodils with a green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। तो देखिए दोस्तों, इस स्टेंजा के अंदर और जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है यानी सुंदरता की जो वस्तु है उन वस्तुओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये जो स्टेंजा है हमारा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट से लिया गया है। तो देखिए रेफरेंस, तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं किसी स्टेंजा को तो दोस्तों सबसे पहले रेफरेंस लिखा जाता है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है और फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं। और अगर चौथा पॉइंट लिखना चाहें तो उसमें हम क्रिटिकल नोट्स या इंपोर्टेंट नोट्स डाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेफरेंस में क्या लिखते हैं। तो दोस्तों रेफरेंस के अंदर ये लिखा जाता है कि ये स्टेंजा कौन सी पोएम से लिया गया है और उस पोएम को लिखने वाला कवि कौन है। तो ये दोनों का नाम लिखा जाता है, पोएम का और पोएट का। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा जाता है कि जो स्टेंजा हमारे सामने एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है उसमें क्या बताया गया है, पोएट उसमें क्या कहना चाह रहा है, कौन सा भाव एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा जाता है। और एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में उस स्टेंजा को एक्सप्लेन किया जाता है, यानी हम अपने शब्दों में इंग्लिश में और उस स्टेंजा के अंदर जो भी बताया गया है उसको अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखते हैं, सरल सरल भाषा में। और क्रिटिकल नोट्स में हम पोइट के बारे में या उस पोएम के बारे में लिख सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हैं, पोइट के बारे में लिख सकते हैं, पोएम को कहाँ से लिया गया है लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहला स्टेंजा। देखिए, ये जो स्टेंजा है हमारा, ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आप समझ गए होंगे कि कौन सी पोएम से लिया गया है। तो देखिए, these lines have been taken from the poem A Thing of Beauty composed by the poet जॉन कीट्स। तो देखिए, ये जॉन कीट्स के द्वारा रची गई पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। तो यहाँ यानी कह रहा है कि ये लाइन और कवि जॉन कीट के द्वारा लिखी गई ए थिंग ऑफ ब्यूटी नामक पोएम से ली गई है। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, इन दीज लाइंस द पोएट जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स एंड देयर जॉयज। तो इन इन लाइनों के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर, लाइंस लिख दो या स्टेंजा लिख दो, इनके अंदर जो पोएट है जॉन कीट्स वो सुंदर वस्तुओं का वर्णन कर रहा है और सुंदर वस्तुओं से जो खुशी मिलती है उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या फायदा करती है हमारे लिए। तो ये बताया है कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए एक्सप्लेन कैसे कर रहा है। एक्सप्लेनेशन में, इन दीज लाइंस द पोएट डिस्क्राइब द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इन पंक्तियों में कवि सुंदर वस्तुओं का वर्णन कर रहा है। सच थिंग्स आर द सन, ये चीजें हैं सूर्य, एंड द मून चंद्रमा, द यंग एंड ओल्ड ट्रीज विच मेक सैडी बून फॉर द शीप, जो कि भेड़ों के लिए एक छायादार जगह बना रहे हैं। डेफोडिल्स इन ग्रीनरी, जो हरियाली में खिले हुए डेफोडिल्स के फूल हैं। क्लियर रिल्स यानी साफ सुथरी जलधारा है। थिक मास ऑफ फंस, फंस का एक समूह है। और इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि जंगल के बीच में है। वेयर, जहाँ ब्यूटीफुल मस्क रोज ब्लूम, जहाँ सुंदर मस्क रोज खिल रहे हैं। ये इस स्टेंजा की एक्सप्लेन हो गई। अब देखिए, इसमें क्रिटिकल नोट्स में लिखा है, द लैंग्वेज इज स्वीट एंड सिंपल, भाषा बहुत ही सरल और मधुर है। जॉन कीट्स इज ए रोमांटिक पोएट, जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है। तो दोस्तों यहाँ पर
रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन, ये स्टेंजा किया गया है और इसमें क्रिटिकल नोट्स भी लिखा है। तो यहाँ में सुंदर वस्तु बताई गई है, द सन, द मून, डैफोडिल्स, द क्लियर रिल्स एंड द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और मेकिंग कूलिंग कवर्ट, ये सब सुंदर वस्तुएं हैं, इनका वर्णन किया गया है इसमें। इसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेंजा है, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, or lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring। ये स्टेंजा भी उसी पोएम से लिया गया है मित्रों। तो देखिए यहाँ भी रेफरेंस लिखा है कि these lines have been taken, ये भी मिस्टेक से लिख गया है, from the poem A Thing of Beauty written by John Keats। जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं और थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या बताया है दोस्तों, तो इन दीज लाइंस द पोएट हैज सेड, कवि ने यह कहा है, दैट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अवर माइटी डेड, कि जो हमारे माइटी डेड हैं, जो वीर शक्तिशाली लोग जो हैं, और जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदर वस्तु हैं, उनका जो क्या प्रभाव है हम लोगों पर, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए एक्सप्लेन में क्या किया है, तो यहाँ बताया है, द पोएट एडवोकेट्स दैट आवर माइटी डेड आर आवर हीरोइक वॉरियर्स, लीडर्स, राइटर्स। तो देखिए यहाँ कवि कहता है कि जो हमारे माइटी डेड है उनका पक्ष ले रहा है, उनकी वकालत कर रहा है कि ये जो हीरोइक वॉरियर, ये योद्धा है, हमारे वीर योद्धा है, लीडर्स हैं, राइटर्स हैं, लेखक हैं, हु आर नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रह गए हैं, और शुड बी गिवन द रेस्पेक्ट, हमें ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए, एंड ट्रिब्यूट, और हमें उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, दैट वी हैव कंसीव्ड एंड प्लान फॉर देम, जो हमने उनके लिए योजना बनाई है। ही वाज द पर्सनैलिटी हु डिजर्व टू गिवन सच मैग्निफिसेंस। तो मतलब जो माइटी डैड होता है वो एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो इस चीज का, इस महत्व का, इस आदर का, सम्मान का डिजर्व करता है। इट्स मैग्निफिसेंस इज इन्फिनिटिव, इसका जो महत्व है वो इन्फिनिटिव है, असीमित है। द नेवर एंडिंग फाउंटेन, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला ऐसा एक झरना है। द सोवर ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो कि एक अमृत रूपी पेय पदार्थ की जो एक बौछार है। द नेक्टर, यानी जो अमृत है, दैट इज ट्रूली ए ब्लेसिंग, जो कि वास्तव में एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद की तरह है। द विजडम गिवन बाय अवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया ज्ञान है, वो एक तरह का अमृत ही है। एंड वी कैन टेक इट इन हेवन, और हम उसे स्वर्ग में ले जा सकते हैं। फाइंड द लेज फ्रॉम टाइम टू टाइम एट वेरियस पॉइंट्स, और हम समय समय पर विभिन्न बिंदुओं पर इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। एंड थ्रो योर सेल्फ इन टू दैट इन्फिनिटली, और उसमें हम अपने आप को सीमित रूप से डाल सकते हैं। इवन लास्टिंग फाउंटेन ऑफ विजडम, जो कि ज्ञान का कभी समाप्त नहीं होने वाला झरना है, उसमें हम अपने आप को डाल सकते हैं। तो इस तरह इस पोएम का ये एक्सप्लेन हुआ दोस्तों। और थर्ड जो स्टेंजा है देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, Dutch open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। देखिए दोस्तों ये जो पोएम है, ये पहली ही पोएम है, माय मदर एट 66, और इसको कमला दास ने लिखा है। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इस पोएम के अंदर, वैसे तो ये पूरी की पूरी पोएम एक ही स्टेंजा में लिखी हुई है, लेकिन ये जो है इसका आधा पार्ट है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो किस तरह से जो पोएट है कमला दास, वो अपने घर से कोचिन के लिए रवाना हो रही है, तो उसके पास उसकी माँ बैठी हुई है, और उसकी माँ की कंडीशन को इसमें बताया गया है। फिर उसकी माँ की कंडीशन को देख करके कभी दुखी हो जाती है, फिर वो माँ की तरफ से अपना ध्यान हटाने के लिए कार के बाहर देखती है, जहां उसने घरों से बाहर निकलते हुए तेजी से दौड़ते हुए बच्चों का, और कार के बाहर जो तेजी से दौड़ते हुए पेड़ दिखाए गए हैं, उनका चित्रण किया है इसमें अपने दुख को कम करने के लिए। तो यहाँ देखिए इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यहाँ देखिए दोस्तों ये रेफरेंस में लिखा है, these lines have been taken from the poem My Mother at 66 composed by the poet कमला दास। कमला दास के द्वारा लिखी गई पोएम माय मदर एट 66 से लिया गया है। कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या बताया है, तो इन दीज लाइंस द पोएट कमला दास डिस्क्राइब्स हिज जर्नी
फ्रॉम अ पेरेंट्स होम टू कोचिन एज वेल एज हर मदर्स मिजरेबल कंडीशन। तो इस स्टेंजा के अंदर जो कवि है उसने अपनी माँ के घर से कोचिन के लिए जो उसकी जर्नी है, यात्रा, उसका वर्णन किया है और साथ ही साथ अपनी माँ की जो मिजरेबल कंडीशन है उसका भी इसमें वर्णन किया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया गया है। अब देखिए एक्सप्लेन किस तरह करते हैं। तो इन दीज लाइंस द पोएट कमला दास डिस्क्राइब्स हर जर्नी, यानी इन पंक्तियों में कमला दास अपनी यात्रा का वर्णन करती है। और शी इज गोइंग टू कोचिन, वह कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही है। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ बिसाइड, ये देखो बिसाइड्स नहीं है बिसाइड है, तो उसकी माँ उसके पास बैठी हुई है। इन द कार, कार के अंदर। देखिए दोस्तों बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर होता है। बिसाइड मतलब पास में होता है, बिसाइड्स मतलब के अलावा होता है। तो यहाँ इन द कार, कार में उसकी माँ उसके पास में बैठी हुई है और सी टेल्स अबाउट हर मदर्स मेजरेबल कंडीशन, वह अपनी माँ की जो दयनीय दशा है उसके बारे में भी बात करती है इस स्टेंजा के अंदर। और सी सेज दैट हर मदर इज ओल्ड एंड सिक, वह कहती है कि उसकी माँ बूढ़ी वृद्ध है, बीमार है। और द पोएट लुक्स आउट ऑफ द कार टू डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम हर मदर, जो कवित्री है अपनी माँ की तरफ से अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए अपनी कार के बाहर देखती है। दौड़ते हुए पेड़ दिखाए गए हैं और दौड़ते हुए बच्चों को अपने घरों से बाहर आते हुए दिखाया गया है। जैसे कि सी लुक्स इज स्प्रिंटिंग ट्रीज, वह तेजी से दौड़ते हुए पेड़ों को देखती है। एंड मैरी चिल्ड्रन, और जो खुश प्रसन्नचित बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घरों से तेजी से बाहर भाग रहे हैं, उनको दिखाया गया है। इट मीन्स एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, इसका मतलब है कि जो अवस्था का जाना है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस और यूथ पासेज क्विकली, और युवा अवस्था बहुत तेजी से गुजर जाती है। तो इस स्टेंजा के अंदर कवित्री ने अपनी यात्रा और माँ की दयनीयता को और किस तरह से युवावस्था गुजर जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो आशा करता हूँ ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। ये भी इसमें क्रिटिकल नोट्स में लिखा है द लैंग्वेज इज स्वीट एंड सिंपल, कमला दास इज ए कॉन्फेशनल पोएट। यस, कमला दास इंडियन पोएट है, कॉन्फेशनल है। इसने सारी अपनी जो रचनाएं हैं जितनी भी, उनमें सब में अपने जीवन का असली चित्रण किया है। तो इस तरह ये नेक्स्ट what after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो इस तरह दोस्तों ये स्टेंजा देखिए, ये भी इसी पोएम का सेकंड वाला यानी कि लास्ट पार्ट है। देखिए तो इन वही रेफरेंस है, these lines have been taken from the poem My Mother at 66 composed by the poet कमला दास। देखिए दोस्तों इसमें एक रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट है नाउ द पोएट इज एट द एयरपोर्ट। अब यहाँ पर कभी एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो वहाँ एयरपोर्ट पर है, वहाँ का वर्णन बताया है। वेयर सी वंस अगेन लुक्स क्लोजली एट हर मदर, फिर वो एक बार घनिष्ठ मतलब नजदीकी से अपनी माँ की तरफ देखती है। एंड टेक्स फेयरवेल विद ए स्माइल, और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ से विदा लेती है। तो किस तरह इसमें एक्सप्लेन किया है, व्हेन द पोएट रीचेज द एयरपोर्ट, जब कभी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। एंड द सिक्योरिटी चेक इज डन, जब वहां की जो सुरक्षा जांच वो हो जाती है, तो सी रियलाइजेज, वे महसूस करती है दैट द टाइम फॉर सेपरेशन हैज कम, कि उसकी माँ से अलग होने का समय आ गया है क्योंकि उसकी फ्लाइट उड़ने वाली है। तो सी अगेन ग्लेंसेज एट हर मदर्स फेस, वे फिर से अपनी माँ के चेहरे की तरफ नजर डालती है। और विच इज पेल एंड कलरलेस लाइक ए लेट विंटर्स मून, जो कि सर्दियों में देर से उगने वाले चंद्रमा जो फीका पड़ जाता है, धुंधला हो जाता है, उसकी तरह उसकी माँ का चेहरा भी कलरलेस हो गया है, फीका पड़ गया है। ड्यूरिंग विंटर्स द मून इज लेजी, सर्दियों में जो मून होता है वो आलसी होता है, अनक्लियर मतलब साफ सुथरा दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, पीला पीला सा हो जाता है। तो इसी तरह उसकी माँ का चेहरा हो रहा था। तो द पोएट रिमेम्बर हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर, इस तरह से कवित्री को अपनी माँ से बिछड़ने का जो बचपन का दुख था वो याद आता है। जब बचपन में छोटे बच्चे अपनी माँ से दूर होना नहीं चाहते, तो इसी तरह कवित्री को यहाँ वही दुख याद आता है पुराना, कि वो अपनी माँ से दूर हो रही है, फिर मिलेगी कि नहीं। और सी फील्स बैड, वे बुरा महसूस करती है टू सेपरेट फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से अलग होने का उसे बुरा लगता है। बट सी हैज टू कंटिन्यू हर जर्नी, लेकिन उसे तो अपनी यात्रा को जारी रखना है। तो सी टेक्स फेयरवेल फ्रॉम हर मदर, वे अपनी माँ से विदा लेती है। और सी इज नॉट श्योर, वह निश्चित नहीं है, वेदर सी विल सी हर मदर इन द फ्यूचर, कि वे अपनी माँ को भविष्य में देख भी पाएगी क्या। अब
बट होप्स लेकिन आशा करती है, सी विल की वह देख पाएगी, मिल पाएगी, सो इसलिए सी सेज वह कहती है सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, इसलिए वह अपनी माँ से कहती है कि माँ हम फिर मिलेंगे, और उसकी तरफ मुस्कुराती है, उसकी हिम्मत, उसको कंसोल करने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए अपनी माँ की तरफ मुस्कुराती है और बाय बाय करके चली जाती है। इस तरह से नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। तो दोस्तों देखिए फिर नेक्स्ट स्टेंजा है, दोस्तों ये है, देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, द सैडनेस दैट लर्क्स near the often windows there that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass just want to inquire what a farmer's prices are। तो देखिए दोस्तों ये स्टेंजा लिया है, कहाँ से लिया है, देखिए दोस्तों रेफरेंस दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए इस स्टेंजा को रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इस पोएम के अंदर देखिए क्या बताया गया है इस स्टेंजा में। तो in these lines, Robert Frost tells that the poor villager waits all day for stopping cars and asking prices। यहाँ बताया कि जो बेचारा ग्रामीण है जिसने दुकान लगाई है सड़क के किनारे पर, वो सारे दिन भर उस कार वहां पर कार के रुकने का इंतजार करता है कि लोग जो आगे रुके हैं मुझसे चीजों की कीमतें पूछें और सामान खरीदें। तो दोस्तों देखिए इस पोएम के इस स्टेंजा के अंदर बताया गया है कि in these lines the poet tells that he himself is unable to see the poor villagers suffering, कि कभी खुद उस बेचारे गरीब किसान के दुख को देख पाने में असमर्थ है। no one stop to buy something, मतलब कोई भी वहाँ कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकता है। the poet thinks to make free them from their suffering, कभी उन किसान ऐसे व्यक्तियों को उनके दुखों से स्वतंत्र करना चाहता है। by killing at one stroke, एक ही प्रहार में उन लोगों को मार करके। बट ही कॉल्स इट इज ए चाइल्डिश विश, लेकिन वो कहता है कि यह एक बचकानी इच्छा है। तो इस तरह दोस्तों कवि कहता है कि इन लोगों के दुख को अगर मिटाना तो मैं एक ही झटके में मार दूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये तो एक बचकानी इच्छा है, बच्चों जैसी इच्छा है, ऐसा नहीं है। फिर ही फर्दर से आगे कहता है कि पुअर मैन वेट्स ऑल डे टू स्टॉप ए कार, की पूरे दिन जो गरीब आदमी वो कार के रुकने का इंतजार करता है कि कोई आकर के उससे उसकी चीजों की प्राइस ही पूछ ले। द पोएट कॉल्स देम सेल्फिश दैट पास, कभी ऐसे लोगों को सेल्फिश कहता है जो वहां से गुजरते हैं और एक भी चीज नहीं खरीद पाते। तो इस तरह से कवि उस गरीब किसान जो सड़क के किनारे दुकान लगा के बैठा है उसकी स्थिति का वर्णन करता है कि वो किस तरह से इंतजार करता है कोई उसके सामान को खरीदने के लिए वहां आके पूछे, कोई कीमत ही पूछ ले, लेकिन कोई कुछ नहीं पूछता है। तो कवि को इस बात का बड़ा दुख है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। इस तरह से इस स्टेंजा में गरीब स्थान की स्थिति को बताया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला इसमें जो क्रिटिकल नोट्स लिखा है, लैंग्वेज इज स्वीट एंड सिंपल, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसने पोएम लिखी है, ये एक अमेरिकन पोएट है। तो इस तरह दोस्तों ये स्टेंजा हुआ। तो देखिए दोस्तों अगला स्टेंजा, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, ए रोड साइड स्टैंड दैट too pathetically played. It would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। तो ये स्टेंजा भी दोस्तों और ए रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो यहाँ रेफरेंस में लिखा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई पोएम ए रोड साइड स्टैंड का लिया हुआ स्टेंजा है। कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया है, तो दोस्तों इन दीज लाइन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स ए रोड साइड स्टैंड पुट अप बाय ए विलेज पुअर, कभी इन पंक्तियों में बता रहा है कि गरीब किसान के द्वारा रोड साइड पर एक दुकान लगाई गई है। तो वो किस तरह से वो दुकान किस बात के लिए लगाई गई है और क्या प्रतिक्रिया है, तो वो बताया गया। देखिए एक्सप्लेनेशन में, in these lines the poet tells that there is a little old house at the edge of the road, एक गरीब किसान ने सड़क के किनारे पर एक छोटी सी दुकान लगाई है। कभी इस बात का वर्णन करता है, द पुअर विलेज
द पुअर विलेजर हैज पुट अप ए न्यू शॉप इन फ्रंट ऑफ द रोड। बिल्कुल सड़क के सामने उस गरीब किसान ने, गरीब ग्रामीण ने दुकान लगाई है, जहां से ट्रैफिक पासेज वेरी फास्ट फ्रॉम देयर, जहां से ट्रैफिक जो है बहुत तेजी से गुजर जाता है। द स्टैंड प्लीड्स द पीपल, और जो वो दुकान है वो लोगों से निवेदन करती है पैथेटिकली, यानी बड़ी ही करुणापूर्वक, टू स्टॉप, रुकने के लिए, एंड बाई समथिंग, और कुछ खरीदने के लिए। मतलब दुकान इसलिए लगाई है कि लोग वहां से रुके हैं, वहां आकर के रुके और वहां से कुछ खरीदे। द पोएट फर्दर सेज, कभी आगे कहता है, दैट द स्टैंड वांट्स द कैश, जो दुकान है यानी दुकान वाला जो है वो कैश चाहता है, दैट कीप सिटी लाइफ हेल्दी एंड अलाइव, वही पैसा जो पैसा शहरी जीवन को जिंदा रखता है, शहर के लोगों को जिंदा रखता है, वहाँ को लोगों को हेल्दी रखता है। तो उस पैसे को वो किसान अपने हाथों में लेना देखना चाहता है, अपने हाथों में लेकर महसूस करना चाहता है। तो मतलब कुछ पैसा कमाने के लिए उस किसान ने जो सड़क के किनारे पर दुकान लगाई है, उसी के बारे में कवि यहाँ वर्णन करता है। इसमें क्रिटिकल नोट्स हैं, द लैंग्वेज इज स्वीट एंड सिंपल। कवि कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो भाषा है वो बहुत ही स्वीट एंड सिंपल है, यहाँ बताया गया है इस क्रिटिकल नोट्स में। और यहाँ जो कवि है वो एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम का अमेरिकन पोएट है, मतलब अमेरिका का पोएट है ये। तो ये इस पोएम के अंदर बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 पोएम है, एक तो थिंग ऑफ ब्यूटी, एक माय मदर एट 66, और एक ये रोड साइड स्टैंड। ये तीनों पोएम ही इस साल एग्जाम जो आने वाली है, बोर्ड परीक्षा, उसमें इम्पोर्टेंट रहेंगी, और इसमें से एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एस चंद इंग्लिश क्लासेज बाय सुरेश सर, ये हमारी क्लास है, और प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। बाय।